काम अधूरा नहीं, पूरा कीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ घंटी जरूर बजाइए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो हम लोगों ने भी अपने पिछले वीडियो में भाग 1 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र उसके बारे में बात कर ली थी। तो उसी क्रम में आज का हमारा जो अगला वीडियो है, मतलब आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग संविधान के भाग 2 जिसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है, और ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक, इसमें कितने अनुच्छेद वर्णित हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक, तो ये अनुच्छेद 5 से 11 तक है। और भाग 2 किसके संदर्भ में है? नागरिकता। तो ये बातें आप क्लियर कर लीजिए, ठीक, कि भाग 2 में क्या है और कौन से अनुच्छेद तक इसके बारे में बताया गया है। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि भारतीय संविधान का भाग 2 जो है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में है। ठीक, क्लियर हो गया। आगे है कि भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक, ये भी बात आपको क्लियर हो गई कि ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो उसी के तहत भारत में भी ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक, जम्मू कश्मीर अपवाद के रूप में है। आगे है कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में पारित अधिनियम है। ठीक है, जो संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 को नागरिकता के संबंध में पारित किया है। ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बता रहा हूँ नागरिकता के संबंध में। आगे जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसकी कुछ बातें हैं। इसके अनुसार आप जानिए कि जो भारत में या भारतीय नागरिकता को आप 5 प्रकार से ग्रहण कर सकते हैं और 3 प्रकार से त्याग सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहला तो है जन्म से, मूल वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से, भू अर्जन, भूमि अधिग्रहण से। ठीक, तो ये ऐसे 5 प्रकार हैं जिनसे आप भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं। तो पहला है जन्म से। ठीक, तो ये हुआ कि जिसका जन्म, ठीक, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में हुआ हो, ठीक, वह क्या होगा? भारत का नागरिक होगा। लेकिन नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जन्म से नागरिकता के लिए क्या होना चाहिए कि व्यक्ति के जन्म के समय उसके माता या पिता में से किसी एक का भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो जन्म से भाई पहले था कि अगर आप 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हुए। लेकिन 1986 में जब संशोधन हुआ तो उसके अनुसार ये हुआ कि अगर आपके माता पिता में से किसी एक का, अगर कोई एक, ठीक है, भारत का नागरिक है तो आप भी नॉर्मली भारत के नागरिक हो जाएंगे। ये हो गया जन्म से। आगे है मूल वंश। ठीक, मूल वंश से क्या है कि यदि किसी का जन्म, ठीक है, भारत के बाहर होता है और उसके जो माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक है तो उसे भी भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अगला है कि पंजीकरण से कैसे आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। तो पंजीकरण हेतु, ठीक है, अगर आप पंजीकरण करते हैं तो आवेदन करने की तिथि से 6 माह, ठीक, लेकिन अब क्या हो गया? अब 5 वर्ष हो गया। पहले 6 माह था, अब 5 वर्ष हो गया। पूर्व भारत में निवास करने वाला व्यक्ति, ठीक, मतलब आप पंजीकरण यदि नॉर्मली ऐसे कहें तो ये कि यदि कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक भारत में रहता है तो वह पंजीकरण के आधार पर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ठीक, ये हो गई नॉर्मली बात। और विदेशी महिला जो किसी भारतीय से विवाह कर चुकी है या करने वाली है वो भी भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकती है। ठीक है, और राष्ट्रमंडल देशों के ऐसे नागरिक जो भारत में रहते हैं या भारत सरकार की नौकरी करते हैं वो भी भारतीय नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई पंजीकरण की। आगे हम लोग बात कर लेते हैं देशीकरण की। ठीक, देशीकरण के अंतर्गत क्या है कि कोई विदेशी व्यक्ति जो वयस्क हो गया है और 10 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है, ठीक है, भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण जो पत्र होता है वो प्राप्त कर सकता है
और भारत का नागरिक बन सकता है। ये हो गई देशीकरण की बात। आगे है भूमि के अर्जन द्वारा या भू अर्जन या भूमि अधिग्रहण। ठीक, ये तो शब्द से ही स्पष्ट है कि यदि भारत सरकार द्वारा किसी नए भूभाग को अर्जित कर, ठीक, मान लीजिए कि कोई नया भूभाग है जो भारत सरकार ने अर्जित कर भारत में मिला लिया है, ठीक, या उसका विलय कर लिया है, तो उस क्षेत्र में जो नागरिक रह रहे थे ना, वो भी भारत के नागरिक हो जाएंगे। ठीक, तो ये था भूमि अर्जन द्वारा। तो आई होप आप लोगों को ये 5 जो पॉइंट लिखे हुए, जन्म, मूल वंश, पंजीकरण, देशीकरण, भूमि अर्जन, इनके द्वारा भारतीय नागरिकता को ग्रहण किया जा सकता है। और इसके अंतर्गत जो बातें अभी मैंने आप लोगों को बताई वो आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। आगे है कि जो नागरिकता का त्याग होता है वो कैसे होता है। तो एक तो स्वयं से होता है ना, कि स्वयं द्वारा नागरिकता त्यागने पर अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, ये भी हो गया। और आर्टिकल 9, ठीक, अनुच्छेद 9 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक, ये हो गया। और सरकार द्वारा छीनने पर, तो सरकार भी कुछ आधार होते हैं, उनके आधार पर नागरिकता छीन सकती है। अगर आप संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाने पर हो सकता है, या कोई युद्ध होता है और आप उसमें शत्रु देश की सहायता करते हैं, ठीक, या किसी भारतीय स्त्री द्वारा विदेशी पुरुष से विवाह कर लेने पर, ठीक, और गलत तरीके से नागरिकता प्राप्त करने पर, तो ये अधिकार सरकार के पास है कि वो इन आधारों पर आपसे नागरिकता छीन सकती है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जो नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 या 11 तक, ठीक है, प्रावधान है वो क्या क्या है। तो हम लोग अभी बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। इससे पहले आप लोगों ने जाना कि कैसे हम भारतीय नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं और उसका त्याग किन आधारों पर होता है। तो अनुच्छेद 5 में क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 5 में बताया गया है कि संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, ठीक, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता, इसके अनुसार क्या है कि संविधान के प्रारंभ पर, ठीक, ऐसा व्यक्ति या ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, ठीक, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे जिसका भारत में अधिवास है, ठीक है, या निवास है, उसका या उसके माता पिता में से किसी का भारत में जन्म हुआ हो अथवा जो कम से कम 5 वर्ष से भारत में निवास कर रहा हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अनुच्छेद 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ से नागरिकता। आगे है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों के बारे में, व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 6 में वर्णित है। ठीक है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में ये तो है, ये भी आप लोगों को पता हो गया। ठीक है, इसके अनुसार ये है कि ऐसा व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है, भारत का नागरिक समझा जाएगा। ठीक, इसमें कुछ शर्तें भी हो सकती हैं। क्या है कि यदि भाई उसका या उसके माता पिता या कोई उसके दादा दादी, ठीक है, या नाना नानी में से किसी का जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो। ठीक, मतलब भारत जब विभाजित नहीं हुआ था उससे पहले उपर्युक्त अभी जो मैंने आप लोग को बताया, माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, उनका जन्म क्या हुआ, अविभाजित भारत में हुआ हो। ठीक, इस आधार पर भी उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक, और ये भी है कि वो 19 जुलाई 1948 के पूर्व भारत आकर सामान्यतया रह रहा हो या उसके पश्चात आया हो, किंतु संविधान के लागू होने के पूर्व भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकरण करा लिया हो। ठीक, तो इस आधार पर वो भारत का नागरिक बन सकता है। आगे है अनुच्छेद 7। ठीक, अनुच्छेद 7 में किसके संबंध में है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में। ठीक, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 7 में बताया गया है। ये हो गया। आगे है अनुच्छेद 8। ठीक, अब देखते हैं कि अनुच्छेद 8 में क्या बताया गया है। तो अनुच्छेद 8 में जो भारतीय मूल के वैसे लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर निवास कर रहे हो। ठीक, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में है। ठीक, अनुच्छेद 9 में है कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से
किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसकी जो भारतीय नागरिकता होती है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 में ऐसा कहा गया है। आगे अनुच्छेद 10। तो अनुच्छेद 10 में क्या है कि यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता विधि के उपबंधों के अधीन है और उसकी प्राप्ति संसदीय विधि द्वारा ही ली जा सकती है। अनुच्छेद 10 की बात हो गई। ठीक, आगे है अनुच्छेद 11 जो अंतिम अनुच्छेद है नागरिकता का। तो इसमें भाई है कि जो नागरिकता संबंधी जो कानून होता है उस पे संसद कानून बना सकती है। ठीक है, संसद नागरिकता संबंधी कानूनों का निर्माण कर सकती है। ठीक, तो नागरिकता संबंधी कानूनों का कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। तो ये अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 5 से 11 जो नागरिकता के संबंध में बताए गए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अनुच्छेद याद हो गए होंगे। ठीक, बिल्कुल सिंपल हैं। आप इसमें से कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जैसे 9 जरूर याद रखिए, 11 अनुच्छेद 11 जरूर याद रखिए। ठीक, और अनुच्छेद 5। तो ये अनुच्छेद आप लोग को ज़रूर याद होने चाहिए। बाकी अगर आप वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों तक भी वीडियो को पहुंचाइए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। ठीक, बाकी वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।